जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। तो अच्छे से जीएस की प्रैक्टिस करते रहिए, सभी विषयों की जो भी 4 पार्ट हैं सबकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और आप इसको हल कर सकते हैं। मैंने भी 2 बार पुलिस का दिया है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम। 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ। 2015 में मेरिट वाले लिस्ट में नाम आया, 2018 में नाम आया। इसके बाद 2021 एसआई भर्ती में भी मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन वर्तमान में भी मैं लेक्चरर के पद पर तैनात हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट बनाए जाएँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को से शेयर किया जाए। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? महात्मा गांधी पुल, भूपेन हजारिका पुल, बोगीबील पुल, जवाहर लाल पुल। तो इसका आंसर है भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा पुल है। और ये कहाँ पर है? ये हमारा असम में है। ओके, यहाँ पर है। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी है लोहित। लोहित नदी पर ये बना है। इसकी जो टोटल लंबाई है 9 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर है। और इसका नाम ढोला सदिया पुल भी इसको कहते हैं। भूपेन हजारिका नाम जो मिला है ये असम के एक महान संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे, उनके नाम पर ये उसका नाम पड़ा हुआ है। तो भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीपीय देश फिजी की राजधानी क्या है? तो राजधानी वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपके पुलिस में। तो फिजी की राजधानी क्या है? मनीला? नहीं, मनीला आपके फिलीपींस की राजधानी है। सुबा? हाँ, सुबा इसकी राजधानी है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ओके, फिजी की राजधानी सुबा है। फिजी जो देश है 1970 तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा है और ज़्यादातर जनसंख्या 90% यहाँ की ईसाई जनसंख्या है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, प्रशांत महासागर में है, द्वीपीय देश है। ओके, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऐसे भी प्रश्न आते हैं, आपको अच्छे से मैप पर ध्यान देना होगा। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता इनमें से? तो हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल सीमा बनाता है। सिक्किम भी सीमा बनाता है भूटान के साथ। असम भी बनाता है, त्रिपुरा नहीं बनाता। ये हमारा आंसर है, त्रिपुरा भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगर हम थोड़ा सा इसको मैप को ऐसे देखना चाहें तो यहाँ पे ये स्थित रहती है और ये है भूटान। ठीक है, यहाँ पे भूटान है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर असम है और ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश लगता है भूटान से, त्रिपुरा नहीं लगता है। ओके, अगला प्रश्न है चौथा, भारतीय संसद में उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, 3 अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। ठीक है, भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा और लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हम लोग जो वोट डालते हैं एमपी को, सांसदों को, वो लोकसभा में बैठते हैं और जो राज्यसभा के सदस्य हैं सांसद वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो उच्च सदन है राज्यसभा। बहुत अच्छा प्रश्न पांचवा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती आनंदी बेन, श्रीमती सुषमा स्वराज। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तो वर्तमान में भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं और पहली जो महिला राष्ट्रपति थी भारत की, ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही हैं। ओके, छठे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है? कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु की बात कही जा रही है, धातु। तो धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है? वो है पारा। ठीक है, पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है। अगर कहा जाए ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है, अधातु की बात करेंगे तब ब्रोमीन आएगा। ओके, और धातु की बात की गई है
तो धातु की बात की गई तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका पारा आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न की आने की संभावना बिल्कुल है मित्रों। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल खेला गया था कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। और हम लोग जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता है। ओके, अगला प्रश्न, लखनऊ का इमामबाड़ा किस नवाब ने बनवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने इमामबाड़ा देखा होगा लखनऊ का, किसने बनवाया था? तो नवाब सफदरजंग, सिराजुद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह, आसफुद्दौला। तो इसका आंसर है आसफुद्दौला। आसफुद्दौला जो अवध के नवाब थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र करी थी उन्होंने। ठीक, तो लखनऊ राजधानी लेकर आसफुद्दौला ही लाए थे, और 1784 में इन्होंने मुहर्रम के लिए जो है इमामबाड़ा बनवाया था। ठीक है, मुहर्रम और जो भी इनके होते हैं कार्यक्रम, उसके लिए इन्होंने 1784 में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। और नवाब वाजिद अली जो शाह हैं, ऑप्शन नंबर सी, ये अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब थे। 9वां प्रश्न है, 23 दिसंबर को किसान दिवस किस नेता के जन्म जयंती पर मनाया जाता है? अभी ये भी गुजरा है, आपको याद होना चाहिए। 23 दिसंबर किस किसान नेता की जन्म जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे। 23 दिसंबर 1902 का इनका जन्म हुआ था हापुड़ जिले में। हापुड़ जनपद जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और इसलिए इनके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। ओके, 1979 से 80 ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक आप जानते होंगे, जिनको नहीं पता है बच्चों वो आप लोग देख लो, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हैं। और एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। और हमारा प्रश्न था दुग्ध क्रांति के जनक, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने ही अमूल दूध जो हम लोग पीते हैं, खाते हैं प्रोडक्ट्स, उसके अमूल फैक्ट्री, उसकी स्थापना इन्होंने की थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन डॉक्टर साहब ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 11वां है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? आप जानते हैं गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका में, वकील थे, बैरिस्टर थे, और एक अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी थे गुजरात के, उनका केस लड़ने के लिए वो गए थे। तो वो जो अफ्रीका में जा रहे थे ट्रेन से, तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो किस स्टेशन पे उन्हें फेंका गया था, ये प्रश्न है। तो आंसर उसका पीटरमारित्जबर्ग। ठीक है, याद कर लो, अफ्रीका में पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर धक्का दे के फेंक दिया गया था। क्यों फेंका गया? कहा गया कि आप काले लोग हो। वो सब अंग्रेज लोग थे, उन रंग भेद की नीति के अनुसार गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था। और गांधी जी जा कहाँ रहे थे? एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी पीटरमारित्जबर्ग से कहाँ जा रहे थे? वो प्रीटोरिया जा रहे थे, एक शहर है प्रीटोरिया जा रहे थे। ठीक, और ये घटना हुई थी 1893 में। 1893 में इनको फेंका गया था गांधी जी को। 12वां है, भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? मतलब निर्माण बहुत शब्द यहाँ पे सही नहीं है, निर्धारण बहुत अच्छा शब्द रहेगा। भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण है वो किस वर्ष किया गया था? 1914 में। ठीक है, 1914 में। और भारत और चीन के साथ जो पूरी सीमा लग रही है, उस पूरे को नहीं कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो जो हमारा ये वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ पर ये है मैकमोहन रेखा खाली। ठीक है, इसको भी याद रखें आप, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश वाली है, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ और चाइना के साथ सीमा हमारी बनती है। 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। 13वां प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वो 80 हैं, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें 80 हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। पर एसटी की बात यहाँ पर की गई है। एसटी की उत्तर प्रदेश में एको सीटें नहीं हैं, 0 सीटों आरक्षण है एसटी की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं कुल 29 हैं, 29 में 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, एसटी के लिए 4 आरक्षित हैं। बिहार में 40 सीटें हैं टोटल और 0
एसटी के लिए आरक्षित है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक भी सीट एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की आरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में 6 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए, और महाराष्ट्र में 4। तो सर्वाधिक पूछा गया था, पूरे भारत में सर्वाधिक एसटी सीटें लोकसभा की आरक्षित हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सही है। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। ये एक अच्छा प्रश्न आया है ज्योग्राफी का। जिब्राल्टर जलसंधि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो जो जिब्राल्टर जलसंधि है, जलसंधि क्या होता है? जलसंधि एक सागर की पतली चैनल होती है, धारा होती है, जो 2 स्थलों को अलग करती है और 2 सागरों महासागरों को जोड़ती है। ओके, तो जिब्राल्टर जलसंधि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? वो हैं यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे अफ्रीका है और यहाँ पर ऐसे आकर के ऐसे यूरोप है, और ये यहाँ पे जलसंधि है। इधर अटलांटिक महासागर है और ये वाला है भूमध्य सागर। तो ये जो जिब्राल्टर जलसंधि है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यूरोप और एशिया को, यूरोप और अफ्रीका को, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ओके, पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पानीपत का युद्ध जो हुआ है, पहला युद्ध हुआ 1526 में हुआ है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। ठीक है, तीसरा हुआ 1761 में। तो पहला युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो देखते, येन है जापान की मुद्रा, युआन है चीन की मुद्रा, रैंड है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका जो देश है, हम लोग जानते हैं क्रिकेट की टीम है इनकी, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, अफ्रीकन रुपया कुछ भी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 रेलगाड़ियों में सुरक्षा के लिए लगाए गए GRP, क्या GRP पुलिसकर्मी किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, GRP पुलिस किसके अंतर्गत आते हैं पुलिसकर्मी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट सुरक्षा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसका आंसर है राज्य सरकार। आप लोग जानते हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आप लोग जब कांस्टेबल बन जाएंगे तो आपको भी 2-3 साल के लिए GRP में रखा जाएगा। हमारे कई जानने वाले साथी दोस्त भाई लोग हैं जो अभी GRP में हैं। ठीक है, आप सेवा करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की, फिर आपको GRP में रखा जाएगा। GRP में आप ट्रेनों में रहेंगे, सुरक्षा देखेंगे, कुछ सालों के लिए उसमें लगाया जाता है GRP में। ठीक, GRP पुलिस राज्य सरकार की होती है। ओके, 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक यानी DGP का ऑफिस किस बिल्डिंग में? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा। ठीक है, लखनऊ वाले लोग तो जानते होंगे, जिनको नहीं पता है आप लोग भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश महानिदेशक DGP का जो ऑफिस है वो सिग्नेचर बिल्डिंग में है। ठीक है, लखनऊ में है ये बिल्डिंग, बहुत बड़ा मुख्यालय बन गया है अब, सिग्नेचर बिल्डिंग इसको नाम दिया गया है। ओके, आप याद कर लें, समझ लें, सिग्नेचर बिल्डिंग। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है? आप जान रहे हैं पुलिस में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है जब से ये योगी जी की सरकार आई है तब से, और धीरे धीरे शहरों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में कितने शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है? वो है 7 शहर। कितने? 7 शहर हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद। ठीक है, इतने शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के DGP विजय कुमार जो अभी वर्तमान में हैं DGP, उत्तर प्रदेश के DGP विजय कुमार किस बैच के IPS अधिकारी हैं? तो 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। अच्छे से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कर लीजिए और वर्दी आपको जरूर मिलेगी। मेहनत करिए। धन्यवाद।